नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जामों को व्यू। मैं धर्मेंद्र। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दृष्टि आईएएस संस्थान के मॉडल टेस्ट पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं जो आगामी यूपीएससी 2025 से संबंधित हैं। तो आज जो मैं पेपर आपके लिए लेके आया हूं वो है जीएस का पेपर संख्या 7 जो कि किस पर बेस्ड है? जो मित्रों बेस्ड है आपके पेपर नंबर इतिहास के लिए। किसके लिए? इतिहास के लिए। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन उसे जरा देखते हैं हम लोग। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन इल्बर्ट बिल को लेकर है। जरा उसे हम लोग क्या करते हैं? पढ़ते हैं मित्रों। आप क्वेश्चंस जो पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, ये जरूर ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इल्बर्ट बिल विवाद 1883 ईस्वी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसमें भारतीय जजों को यूरोपीय लोगों पर मुकदमा चलाने की अनुमति देकर न्यायिक परीक्षणों के में नस्लीय भेदभाव को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा गया था। क्या कहा गया था? प्रस्ताव रखा गया था। ठीक है। नंबर 2, इस विधेयक का विरोध मुख्यतः भारतीय नेतृत्वकर्ता की ओर से आया था। नंबर 3, इस विवाद ने भारत में ब्रिटिश प्रशासन में नस्लीय भेदभाव को उजागर कर दिया। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं इल्बर्ट बिल विवाद बेसिकली हुआ था लॉर्ड रिपन के टाइम पे। किसके टाइम पे? लॉर्ड रिपन के टाइम पे। हुआ क्या था मित्रों कि इल्बर्ट बिल का उद्देश्य भारतीय जजों को यूरोपीय अपराधियों के मुकदमे की सुनवाई करने के लिए का अधिकार दे दिया गया था। तो जैसे ही ये लगा उन्हें कि भारतीय लोग उनके सुनवाई करेंगे तो उस पर बवाल होना शुरू हो गया और जो इक्वलिटी और लिबर्टी की बात करने वाली ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसका ये भेदभाव उजागर हो गया है। ठीक है। तो जो इसमें पहला स्टेटमेंट है वो पूर्णतः मित्रों क्या है? सही है। जिसमें क्या कहा गया है? जिसमें कहा गया है इसमें भारतीय जजों को यूरोपीय लोगों पर मुकदमा चलाने की अनुमति देकर न्यायिक नस्लीय भेदभाव को समाप्त करने का प्रस्ताव था। इट इज बिल्कुल राइट। नेक्स्ट है, इस विधेयक का विरोध मुख्यतः भारतीय नेतृत्वकर्ता ने किया था। तो अगर हम इसके विरोध में बात करें तो इसका प्रचुर विरोध जो किया था तो भारतीय क्यों करेंगे? इसका विरोध बेसिकली किया था यूरोपीय लोगों ने। किसने किया था? यूरोपीय लोगों ने। उन्हें लगा कि भारतीय इलिटरेट पीपल हमारे मुकदमे की सुनवाई करेंगे तो उन लोगों ने इसका क्या किया? विरोध किया। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। इस विवाद में भारत में ब्रिटिश शासन की नस्लीय भेदभाव को उजागर कर दिया। ये बात बिल्कुल सही है, नस्लीय भेदभाव को उजागर कर दिया था। तो यहाँ पर यदि हम देखें कौन कौन से कथन सही हैं, 1 और 3 सही है, यानी ऑप्शन बी जो है हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्या है? सांप्रदायिक पंचायत 1932 यानी जो पूना पैक्ट हुआ था उससे रिलेटेड क्वेश्चन है ये। किस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व के संबंध में साइमन कमीशन की सिफारिशों पर आधारित था। ठीक है। तो यदि हम इसमें बात करें 1932 में जो रोम से मैकडोनाल्ड यहाँ के प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, तो उनका उद्देश्य अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व को संबोधित करना था। लेकिन साइमन कमीशन की सिफारिशों के स्थान पर भारतीय मताधिकार की समिति लेथियन समिति, कौन सी समिति? लेथियन समिति के लिए के द्वारा इसका रिकमेंडेशन किया गया था। कौन सी समिति मित्रों? लेथियन समिति द्वारा। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा? हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा, दलित वर्गों को दोहरा मताधिकार प्रदान किया गया जिससे उन्हें पृथक और सामान्य दोनों निर्वाचन क्षेत्रों में मत देने का अधिकार प्रदान किया गया। तो दूसरा स्टेटमेंट जो है वो सही है क्योंकि इसमें अनूठी विशेषता यही थी कि जो दलित लोग थे उनको सामान्य सीटों पर और रिजर्व सीटों पर मतदान देने का अधिकार था। यानी ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सांप्रदायिक पंचायत की तहत प्रांतीय विधानसभाओं में जमींदारों और व्यापारियों के लिए आरक्षित सीटों का आवंटन प्रावधान किया गया था। तो ये कथन भी क्या है? सही होगा। तो ये कथन भी हमारा सही होगा। ठीक है। तो यहाँ पर कथन के बारे में, आंसर के बारे में बात करें तो ऑप्शन बी है यहाँ पर सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या है 3? इसे देखते हैं। भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला धार्मिक सुधार है, दूसरे नेतृत्व करता है। क्या है? प्रार्थना समाज, पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री, अलीगढ़ आंदोलन, सर सैयद अहमद खान, आत्मसम्मान आंदोलन, ईवी रामास्वामी, नायकर, पेरियार। तो यहाँ पर कौन से युग्म सही है ये बताना है।
तो यहाँ पर यदि हम बात करें जो प्रार्थना समाज है उसकी स्थापना किसने की थी, तो उसकी स्थापना का विचार 1867 में केशव चंद्र सेन और उनसे प्रेरित होकर आत्माराम पांडुरंग की सहायता से प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। कौन थे? आत्माराम पांडुरंग, यानी यहाँ पर अगर हम बात करें आत्माराम पांडुरंग थे। ठीक है मित्रों, आत्माराम पांडुरंग, तो ये गलत हो गया। अलीगढ़ बिल्कुल सही है, अलीगढ़ आंदोलन से रिलेटेड सर सैयद अहमद खान है, इसमें कोई शक ही नहीं है। आत्मसम्मान आंदोलन ईबी रामास्वामी नायकर, ये भी बिल्कुल सही है, जो पिछड़ा दलितों को सम्मान देने के लिए शुरू किया गया था। तो कितने युग्म सही हैं? 2 युग्म सही हैं, यानी इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? इसका भी आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्या है क्वेश्चन नंबर 4, उसे जरा देखते हैं। महलवाड़ी व्यवस्था भारत के उत्तर पश्चिमी प्रांतों के कुछ भूभागों में भू राजस्व तय करने के लिए आरंभ की गई थी। महलवाड़ी उत्तर पश्चिमी प्रांत के कुछ भागों में भू राजस्व तय करने के लिए की गई थी। ठीक है, ये कथन बिल्कुल सही है। महलवाड़ी व्यवस्था भारत के उत्तरी क्षेत्र में ही की गई थी। जमींदारी व्यवस्था अगर हम बात करें तो बंगाल में थी, और रैयतवाड़ी व्यवस्था बात करें तो दक्षिण भारत यानी मद्रास और मुंबई वाले रीजन में थी। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। इस व्यवस्था से अंग्रेजों को किसानों को प्रत्यक्ष राजस्व वसूलने की अनुमति प्राप्त की नहीं। इसमें एक महाल का प्रमुख जो होता था, जिसे आज के दौर में हम प्रधान या सरपंच कह सकते हैं, उसको ये अधिकार दिया गया था कि आप सारा कलेक्शन कर रेवेन्यू का हमें अभी होगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर गलत स्टेटमेंट है, किसानों को सीधे नहीं दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा कथन सही है? एक सही है, दूसरा गलत, तो एक सही 2 गलत, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, इसे देखते हैं। सहायक संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके तहत भारतीय राज्यों को अपने क्षेत्र में ब्रिटिश सैनिकों को स्वीकार करना आवश्यक था। इसने भारतीय राज्यों को अपने क्षेत्रों में ब्रिटिश सैनिकों को अनुमति देने के लिए बाध्य किया। तो ये अगर हम इसमें बात करें तो सहायक संधि में ये बात बिल्कुल सही थी, जिसके अंतर्गत होता क्या था कि राजा के खर्चे पर ब्रिटिश सैनिक की एक टुकड़ी उनके दरबार में और उनके यहाँ पर छावनी बनाकर रहती थी, सशर्त कि आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अब ब्रिटिश हुकूमत की होगी। तो ये सहायक संधि थी, ये बात बिल्कुल सही है। संधि में शामिल होने वाले राज्यों में तैनात सैनिकों के लिए ब्रिटिश सब्सिडी देनी पड़ती थी, बिल्कुल देनी पड़ती थी। भारतीय राज्यों ने अन्य विदेशी शक्तियों के साथ स्वतंत्र रूप से संधि करने का अधिकार समाप्त हो गया। इससे यही फायदा था कि फ्रांस और पुर्तगाल जैसे देशों और पड़ोसी राज्यों से सहायता लेना उस राज्य के लिए अब मुश्किल हो गया और वो पूर्णतः समाप्त हो गया। ये तीनों बातें बिल्कुल सही हैं, तो ऑप्शन कौन सा दिख रहा है आपको? डी ऑप्शन हमारा यहां पर सही होगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण से संबंधित है? अनुच्छेद 15(4), 15(6), 16(6) और 16(4)(a). तो यहां पर यदि हम ईडब्ल्यूएस के संबंध में बात करें तो ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण की बात जिस में की गई है वो है आपका कौन कौन से हैं, ये आपको बताना है मित्रों। तो वो मित्रों आपके हैं अनुच्छेद 15(6) और अनुच्छेद 16(6). 15(6) के अंतर्गत जो आपके शैक्षणिक संस्थान हैं उसमें ईडब्ल्यूएस को सहायता दी गई जाती है, ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन दिया जाता है, और 16(6) सरकारी नौकरियों में ईडब्ल्यूएस को सहायता दी जाती है। यानी यहां पर ऑप्शन बी हमारा सही होगा, 2 और 4। कौन सा होगा? 2 और 4। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहा है 7, उसे देखते हैं। सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अधिनियम के अंतर्गत सभी अपराध संज्ञेय, गैर जमानती और गैर समनीय होंगे। अधिनियम में सार्वजनिक परीक्षा की परिभाषा उल्लिखित है।
उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न एक न दो। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, उसे देखते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अध्यक्ष या उपाध्यक्ष भारत के राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। अध्यक्ष या उपाध्यक्ष लोकसभा के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा उसके पद से हटाए जा सकते हैं। अनुच्छेद 93 में प्रावधान किया गया है कि सदन के 2 सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुना जाएगा। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन कौन सी बातें सही हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में यदि त्यागपत्र के बारे में बात करें तो ये 94B के अनुसार अध्यक्ष अपना इस्तीफा उपाध्यक्ष को संबोधित करते हुए सौंप सकता है और उपाध्यक्ष अपना इस्तीफा अध्यक्ष को संबोधित करते हुए सौंप सकता है। यानी पहला स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरे स्टेटमेंट पे आते हैं। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि इसे हटाने के लिए सभी सदस्यों का, तो यहाँ पर यदि हम बात करें उल्लेखित 94C में किया गया है, 94C में किया गया है कि बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा उसके पद से हटाया। उपाध्यक्ष को लोकसभा के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है। यानी अध्यक्ष को लोकसभा के सभी तात्कालिक सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है। तो ये भी कथन बहुमत सभी तात्कालिक, ये भी कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट के बारे में ये स्टेटमेंट सही है, गलत नहीं। ये स्टेटमेंट कैसा है? सही है, ठीक है, हटाया जा सकता है। तीसरा, अनुच्छेद 93 के प्रावधान किया गया है सदन के 2 सदस्य अध्यक्ष और 1 उपाध्यक्ष होगा। ये बिल्कुल सही है, 93 में ही ये प्रावधान किया गया है। तो कितने कथन सही हैं? 2 कथन सही। ऑप्शन बी जो है हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया था। ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। दूसरा, राष्ट्रीय ध्वज के मध्य गहरे नीले रंग का चक्र जो सारनाथ के सिंह स्तंभ से अशोक चक्र के लिए से प्रेरित है, ये भी बात बिल्कुल सही है, अशोक चक्र से प्रेरित है, ठीक है। तीसरा, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई, चौड़ाई और लंबाई में अनुपात 3:2 है। नहीं, चौड़ाई और लंबाई में नहीं, लंबाई और चौड़ाई में अनुपात है, ठीक है, 3:2। ठीक, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? 2 सही हैं, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्या है 10? देखते हैं। राष्ट्रीय खातों के लिए आधार वर्ष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्वांता गोल्डार की अध्यक्षता में समिति ने राष्ट्रीय खातों के लिए आधार वर्ष में संशोधन के लिए कदम उठाया। आधार वर्ष में संशोधन का उद्देश्य राष्ट्रीय लेखे थोक मूल्य सूचकांक WPI, उत्पादक मूल्य सूचकांक PPI और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI जैसे सूचकांकों के साथ संरेखित करना है। आधार वर्ष संशोधन संयुक्त राष्ट्रीय लेखा प्रणाली SNA 2008 में उल्लेखित मानकों के अनुसरण करते हैं। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें, आधार वर्ष राष्ट्रीय लेखाओं के आधार वर्ष संशोधन की देखरेख की समिति, राष्ट्रीय लेखाओं के लिए आधार वर्ष संशोधन समिति में ये सारी बातें जो कही गई हैं बिल्कुल सही है। विश्वांता गोल्डार की अध्यक्षता में 26वीं ये समिति बनाई गई थी। ये तीनों बातें बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन डी जो है हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। प्रथम भारतीय कारखाना अधिनियम 1881 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार है? इसने कारखाना में 7 वर्ष की आयु के बच्चों को रोजगार पर प्रतिबंध लगा दिया है, ठीक है। इसमें अनिवार्य किया गया कि 7 से 12 वर्ष की आयु के बच्चे प्रतिदिन 9 घंटे से अधिक काम नहीं कर सकते। तीसरा, इसने कार्यस्थल पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खतरनाक मशीनरी के लिए अनिवार्य बाड़ लगाने की शुरुआत की है। चौथा, इस अधिनियम ने भारतीय कारखानों में महिलाओं और पुरुषों के कार्य के घंटों को विनियमित किया है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें कथन के बारे में, तो भारतीय कारखाना अधिनियम 1881 लॉर्ड रिपन के टाइम पे हुआ था और इसका मुख्य रूप से बाल शोषण को संबोधित
करना था। तो इस अधिनियम में 7 वर्ष से आयु के कम बच्चों को रोजगार पर प्रतिबंध लगा दिया गया, सही है। इसमें अनिवार्य किया गया कि 7 से 12 वर्ष आयु प्रतिदिन 9 से घंटे से काम नहीं करेंगे, ये भी सही है। इसने कार्यस्थल की सुरक्षा सुनिश्चित करने की बात की। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, अधिनियम में एक अन्य महत्वपूर्ण कार्यस्थल में सुरक्षा की बात भी की गई थी। चौथा, इस अधिनियम ने कारखानों में महिलाओं और पुरुषों के घंटों को विनियमित किया। तो ये बात सही नहीं है, 1891 में ऐसा किया गया था, यानी ये स्टेटमेंट गलत है। तो 1, 2, 3 यानी ऑप्शन बी जो है हमारा यहाँ पर सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान संवैधानिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, नियंत्रण की दोहरी व्यवस्था। चार्टर एक्ट 1813, व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। चार्टर एक्ट 1833, भारत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। चौथा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, बंगाल में के गवर्नर जनरल का भारत का गवर्नर जनरल बनाना। उपरोक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? केवल 1, केवल 2, केवल 3 और सभी 4। तो यहाँ पर यदि हम बात करें पिट्स इंडिया एक्ट से रिलेटेड, तो पिट्स इंडिया एक्ट नियंत्रण की दोहरी व्यवस्था की गई, सही बात है ये। दूसरे के बारे में बात करें, चार्टर 1813 में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया, बिल्कुल सही। चीन और चाय के साथ व्यापारिक एकाधिकार बना रहा था। चार्टर कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना चार्टर एक्ट 1773 के अंतर्गत की गई थी, न कि 1833 के अंतर्गत। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत होगा। रेगुलेटिंग एक्ट, बंगाल के गवर्नर जनरल का भारत का गवर्नर जनरल बनाना, तो ये इधर का है और ये इधर का है, तो ये गलत दोनों हैं। तो कितने सही हैं? 2 सही हैं, यानी ऑप्शन बी जो है हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्रिप्स मिशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेट्स देने का प्रस्ताव रखा गया। इसने भारतीय प्रांतों को प्रस्तावित भारतीय संघ से बाहर निकलने की अनुमति दी। इसे कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों से पूर्ण समर्थन प्राप्त हुआ। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो क्रिप्स मिशन से रिलेटेड ये बातें की गई हैं। तो यहां पर यदि हम बात करें, क्रिप्स मिशन भारत द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेट का प्रस्ताव रखा गया, ये बात बिल्कुल सही है। इसने भारतीय प्रांतों को प्रस्तावित दोहरी भारतीय संघ से बाहर निकलने की भी अनुमति दी थी, ये भी बात बिल्कुल सही है। इसे कांग्रेस और मुस्लिम दोनों ने पूर्ण समर्थन दिया, ये बात बिल्कुल गलत है। दोनों ने पूर्ण समर्थन नहीं दिया था, यानी समर्थन ही नहीं दिया था। तो कितने सही है? 2, यानी ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 1857 के विद्रोह के दमन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। क्या है? बहादुर शाह जफर को रंगून निर्वासित कर दिया गया, जिसे बंगाल मुगल वंश का अंत हो गया। झांसी की रानी 1858 ईस्वी में सर कॉलिन कैम्पबेल के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना से लड़ते हुए शहीद हुए। सर कॉलिन कैम्पबेल के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना से लड़ती हुई शहीद हो गई। नाना साहेब नेपाल भाग गए और ब्रिटिश द्वारा कभी पकड़े नहीं गए। तात्या टोपे मध्य भारत में पकड़ लिया गया और 1859 में उन्हें फांसी दे दी गई। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन कौन से कथन बिल्कुल सही हैं, तो भारत बहादुर शाह जफर रंगून निर्वासित कर दिए गए, मुगल वंश का अंत हो गया, सही है। झांसी की रानी 58 में सर कॉलिन कैम्पबेल के साथ लड़ते हुए नहीं बल्कि ह्यूरोज के साथ लड़ते हुए शहीद हुई थी। किसके साथ? ह्यूरोज के साथ, जिसने ये कहा था कि इसमें एक ही मर्दानी लड़ रही थी। तो ये स्टेटमेंट गलत है। नाना साहब नेपाल भाग गए और पकड़े नहीं गए, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, और तात्या टोपे मध्य भारत में पकड़ लिया गया, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो तीनों बातें बिल्कुल सही हैं। ठीक है, तो इस तरह देखते हैं कौन सा सही होगा।
तो उसका आंसर बी हो गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं क्या है। हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट नेक्सस संबंधित है घरेलू त्वरित भुगतान प्रणाली को आपस में जोड़कर तत्काल सीमा पार खुदरा भुगतान को सक्षम करने के लिए एक बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय पहल। 2 बी जेनेटिक रोगों के लिए सार्वभौमिक टीका के विकास हेतु वैश्विक परियोजना। और सी संयुक्त राष्ट्र का एक कार्यक्रम शुष्क क्षेत्रों में सतत कृषि पर केंद्रित है। और डी ब्रिक्स देशों के बीच एक सहयोगात्मक अंतरिक्ष अन्वेषण मिशन। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्या है, निम्नलिखित कार्यों पर विचार कीजिए। भारत में नई दवाओं और नैदानिक परीक्षणों को मंजूरी। 2 खाद्य पदार्थों में मिलावट की जांच करके खाद्य सुरक्षा को लागू करना। 3 देश में औषधियों के लिए मानक निर्धारित करना। और 4 आयातित दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करना। निर्धारित कीजिए कि इनमें से कितने कार्य केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन SDSCO के हैं। केवल 1, केवल 2, केवल 3, सभी 4। तो SDSCO से रिलेटेड अगर हम कार्यों को देखें तो 1945 में इसे बनाया गया था और इसका काम क्या है, सुरक्षा प्रभावित गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नई दवाओं को मंजूरी देना और नैदानिक परीक्षणों पर निगरानी करना। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल हमारा सही है। खाद्य पदार्थों में मिलावट की जांच करके खाद्य सुरक्षा को लागू करना। देश में निर्मित आयातित वितरित औषधियों के लिए मानक निर्धारित करना। तो देश में आयातित निर्धारित करना ये भी सही है। और आयातित दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करना ये भी सही है। खाद्य पदार्थों से रिलेटेड बात नहीं है। तो यहाँ पर कितने ऑप्शन सही हैं, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा INSTC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत के हॉर्मुज, जलडमरू मध्य और लाल सागर जैसे चौक पॉइंट पर पार करने की अनुमति देता है। यह भूमार्ग रूस के सेंट पीटर्सबर्ग बंदरगाह को ईरान के बंदर अब्बास बंदरगाह से जोड़ता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्या कह रहा है 18? क्या है, वायु बिटुमेन संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उत्पादन वनस्पति तेल, लिग्निन या पशु खाद जैसे नवीकरणीय स्रोतों का उपयोग करके किया जा सकता है। 2 इसका उपयोग पुराने एस्फॉल्ट फुटपाथों को पुनर्स्थापित करने के लिए किया जा सकता है। तो वायु बिटुमेन से संबंधित ये क्वेश्चन है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसका उत्पाद वनस्पति तेल, लिग्निन या पशु खाद के लिए किया जा सकता है। ये भी बात बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। मुद्दिमन समिति 1924 किससे संबंधित थी? तो मुद्दिमन समिति से संबंधित ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो मुद्दिमन समिति जिसे आधिकारिक तौर पर सुधार जांच समिति के रूप में जाना जाता है, स्थापना 1924 में की गई थी। ठीक है, और इसने भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा आरंभ की गई द्वैध शासन प्रणाली की समीक्षा की और प्रांतों पर द्वैध शासन प्रणाली के मूल्यांकन के लिए इसे बनाया गया था। यानी ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सुभाष चंद्र बोस को सर्वसम्मति से अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया। 2 इसने शासन के विरुद्ध रियासतों में आंदोलन को नैतिक समर्थन देने का प्रस्ताव पारित किया। तो उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो मित्रों यहाँ पर यदि हम बात करें, ये दोनों कथन बिल्कुल यहाँ पर सही हैं। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 21? उसे देखते हैं। ज्योतिराव और सावित्रीबाई फुले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ज्योतिराव फुले ने जातिगत भेदभाव के खिलाफ और महिलाओं एवं निम्न वर्ग की जातियों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए
सत्य शोधक समाज की स्थापना की। सावित्रीबाई फुले ने विधवाओं के सिर मुड़वाने की प्रथा का विरोध करने के लिए हड़ताल का आयोजन किया। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, दोनों कथन ये बिल्कुल सही हैं, ये दोनों कथन पूर्णतः सही हैं। आगे देखते हैं क्या दिया गया है। आगे है बाल हत्या प्रतिबंधक गृह की स्थापना फुले दंपति द्वारा सामाजिक उपेक्षा का सामना कर रही अविवाहित माताओं विधवाओं की सहायता के लिए की गई थी। तो ये भी कथन बिल्कुल सही है कि ऐसा किया गया था, यानी ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्या है 22, उसे देखते हैं। वर्ष 1993 में स्वराजवादी पार्टी के गठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वराजवादी पार्टी नेतृत्व C.R. दास और मोतीलाल नेहरू ने किया, जिन्होंने भारत में ब्रिटिश सत्ता को उजागर करने के लिए विधान परिषदों में प्रवेश की वकालत की। ये बात बिल्कुल क्या है, सही है, ऐसा किया गया था। गैर परिवर्तनवादी के नेतृत्व राजेंद्र प्रसाद और C. राजगोपालाचारी ने किया, जिन्होंने विधान परिषद में प्रवेश के विरोध किया और रचनात्मक कार्यों पर ध्यान केंद्रित किया। वर्ष 1922 में कांग्रेस में गया अधिवेशन में स्वराजवादियों के प्रस्ताव विफलता के बाद स्वराजवादी पार्टी का गठन किया गया। स्वराजवादी पार्टी का आधिकारिक मांग कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी था। तो यदि हम यहाँ पर विचार करें कि ये क्या है, तो ऐसे समझिए कि जब 1919 में असहयोग आंदोलन चल रहा था और वो 1922 में समाप्त कर दिया गया, गांधी जी जेल चले गए, तो फिर उसके बाद दो कांग्रेस के खेमे हुए। एक कांग्रेस का खेमा ये कह रहा था कि जो गांधी जी के रचनात्मक कार्य हैं उन्हीं पर चलते हुए आगे कांग्रेस की कार्रवाई को बढ़ाया जाए, सरकार के साथ शामिल न हुआ जाए। जबकि स्वराजवादियों यानी C.R. दास, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास जो हैं, इन्होंने कहा कि नहीं, हम सरकार के साथ शामिल होंगे और विधानसभा में, विधान परिषदों में सरकार द्वारा किए गए कुकृत्यों का उजागर करेंगे। लेकिन दूसरे धड़ ने इसका विरोध किया। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये जो तीनों बातें की गई हैं ये बिल्कुल सही की गई हैं और ऑप्शन कौन सा होगा, डी हमारा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्या है 23, अराकू घाटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पूर्वी घाट में स्थित है जहां की मृदा प्राकृतिक रूप से लौह समृद्ध है। यह पहाड़ी इलाकों में विस्तृत जैविक कॉफी के लिए प्रसिद्ध है, जो ऊंचे सिल्वर ओक के पेड़ों की छाया में वृद्धि है। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें, निम्नलिखित में से ये दोनों कथन बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्या है 24, उसे देखते हैं। द्विपक्षीय बहुपक्षीय अभ्यास हाल ही में आयोजित खान क्वेस्ट, पिच ब्लैक, नेमेटिक एलिफेंट, तो ये बताने हैं कहाँ पर आयोजित हुए ये अभ्यास। ठीक है मित्रों, तो सबसे पहले आता है कि भारत और मंगोलिया के बीच जो संयुक्त अभ्यास हुआ था जिसका नाम था नेमेटिक एलिफेंट, और ये मंगोलिया के बीच जो अभ्यास का 16वां संस्करण था और इसका आयोजन उमरोई मेघालय में था। कहां पर था? उमरोई मेघालय में। तो ये सुमेलित नहीं है। दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा है आपका पिच ब्लैक भारतीय एयरफोर्स और ऑस्ट्रेलिया के बीच किया गया था, जो कहां पर? डार्विन में हुआ था। ये बिल्कुल सही है। खान बेल्ट के बारे में यदि हम बात करें, भारतीय दल खान क्वेस्ट 21वें संस्करण में बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना अभ्यास था, जो मंगोलिया की राजधानी उलन बटोर में हुआ था। कहां पर हुआ था? मंगोलिया की राजधानी उलन बटोर में। कितने? केवल एक युग्म सही है, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्या कह रहा है 25, उसे देखते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के संबंध में बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ईपीएफओ श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक निकाय है। कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ योजना 15 या अधिक कर्मचारियों को रोजगार देने वाली संस्थाओं के लिए अनिवार्य है। युवाओं में रोजगार और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय बजट 24-25 में 5 योजनाओं की घोषणा की गई, जिसमें 3 को कर्मचारी भविष्य निधि के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ईपीएफओ श्रम रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत
सांविधिक निकाय है, कथन बिल्कुल सही है। ईपीएफ भविष्य कर्मचारी भविष्य निधि योजना, ठीक है, ईपीएफओ योजना 20 या अधिक कर्मचारियों के लिए है, न कि 15, ठीक है, तो ये कथन हमारा गलत हो जाएगा। युवाओं को रोजगार कौशल विकास देने के लिए इसमें बात की गई थी, ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें ये बात बिल्कुल सही है। तो कितने कथन सही हैं? 2, यानी ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्या है 26? पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस योजना का उद्देश्य सौर ऊर्जा प्रणालियों की स्थापना को बढ़ावा देकर घरों का प्रत्येक माह 300 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना है। यह एक केंद्रीय योजना है। इससे परिवारों को बिजली बिल में बचत होगी, साथ ही वे डेस्कॉम और को अवशेष बिजली बेचकर अतिरिक्त आय भी अर्जित कर सकेंगे। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन कौन से कथन बिल्कुल सही हैं? इस योजना का उद्देश्य सौर प्रणालियों की स्थापना करके प्रति माह 300 यूनिट तक बिजली उपलब्ध कराना है, सही है। यह एक केंद्रीय योजना है, ये भी बात बिल्कुल सही है। इससे परिवारों को बिजली की बचत होगी, ठीक है, और डिस्कॉम को अधिशेष बिजली बेचकर अतिरिक्त लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तीनों बातें बिल्कुल क्या हैं? सही हैं। तो यहाँ पर कितने कथन सही हैं? तीनों कथन सही हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्या कह रहा है 27? हाल ही में केंद्रीय बजट 24-25 में संबंधित एंजल टैक्स शब्द किससे संबंधित है? गैर सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा निवेशकों से एकत्रित की गई धनराशि पर लगाया जाने वाला कर, दीर्घकालिक पूंजी हासिल करने के लिए स्टार्टअप्स को कर प्रोत्साहन प्रदान करना, आर्थिक नुकसान की अवधि के दौरान उद्योगों को प्रदान कर दी जाने वाली वित्तीय सहायता, औद्योगिक बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण और उन्नयन की कर रियायत। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा सबसे सुटेबल है, तो गैर सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा निवेशकों को एकत्रित की गई धनराशि पर लगाए जाने वाले कर को एंजल कर कहा जाता है, ठीक है, और ये प्रणब मुखर्जी ने 2012 के तत्कालीन बजट में प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्या है 28? इसे देखते हैं। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान PMJUC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये एक प्रायोजित पहल है जिसका उद्देश्य जनजातीय बाहुल गांवों और आकांक्षी जिलों में रहने वाले जनजातीय परिवारों के कल्याण में सुधार लाने के लिए लाना है। यह योजना भारत सरकार की विभिन्न कार्यक्रमों के अभिसरण और पहुंच के माध्यम से स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका जैसे सामाजिक बुनियादी ढांचे के प्रमुख अंतराल को दूर करने पर केंद्रित है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइसलैंड जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 में शीर्ष पर रहा। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 24 में 146 देशों में से भारत 127वें स्थान पर है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें उपरोक्त कथन आइसलैंड जेंडर गैप रिपोर्ट में 24 में शीर्ष पर रहा, तो ग्लोबल जेंडर में 15वें वर्ष से अधिक लैंगिकता समानता वाला देश है, ठीक है, और यहाँ पर यदि हम बात करें यह कहाँ पर रहा? शीर्ष पर रहा, बिल्कुल सही है। भारत की स्थिति के बारे में यदि हम बात करें तो भारत 2023 में 27वें स्थान पर था और 2024 में वो 129वें स्थान पर है, तो ये गलत है। तो कौन से सही है? केवल एक सही है, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्या है क्वेश्चन नंबर 30? विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2024 के में भारत में प्रेषण की वृद्धि आधी हो सकती है। निम्नलिखित में कौन सा भारत में प्रेषण की वृद्धि कमी या रिपोर्ट लाने में निम्नलिखित में कौन सा कारण दिया? संघर्ष और युद्ध के कारण मध्य पूर्व में प्रवास करने वाले भारतीय श्रमिकों की संख्या में उल्लेखनीय कमी आई है। तेल की कीमतों में गिरावट, उत्पादन में कटौती, खाड़ी सहयोग परिषद देशों में रहने वाले बहिर्गमन की कमी, रूस यूक्रेन युद्ध, अन्य भू राजनीतिक तनावों के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान उत्पन्न हुआ। भारतीय रुपए के मजबूत होने से धन प्रेषण की मांग कम हो गई है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तेल की कीमतों में गिरावट, उत्पादन में कटौती, ये चीजों के कारण इसमें
कम हुआ है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्या कह रहा है 31, उसे देखते हैं। संयुक्त तंत्र JCM ज्वाइंट संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत और जापान हाल ही में संयुक्त ऋण तंत्र JCM की स्थापना के लिए सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की योजना बनाई है। ओके, भारत JCM का उपयोग आगे चलकर दोनों देश राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान उत्सर्जन और कटौती जलवायु प्रभावों के अनुकूल करने के लिए जलवायु कार्य योजना का प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। ये दोनों बातें क्या हैं, बिल्कुल सही हैं, यानी कथन 1 कथन 2 दोनों सही हैं, 2 1 की व्याख्या करता है, यानी ए ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। क्या है 32, उसे देखते हैं। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। तजाकिस्तान, बेलारूस, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान। उपरोक्त में से कितने देश शंघाई सहयोग संगठन SCO के सदस्य हैं? केवल 2, केवल 3, केवल 4, सभी 5। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन से हैं, तो सहयोग संगठन के देशों के बारे में यदि हम बात करें, शंघाई सहयोग संगठन, तो अफगानिस्तान, मंगोलिया संगठन के पर्यवेक्षक हैं, जबकि चीन, रूस, कजाकिस्तान, ठीक है, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ठीक है, भारत, पाकिस्तान, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, चीन, रूस, कजाकिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, बेलारूस और तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत। अगर हम लिखें तो चीन और है, भारत और है, पाक और है, रूस और है। 3 4 3 7 9 सदस्य टोटल हैं। रूस, कजाकिस्तान के संस्थापक देश हैं, उज्बेकिस्तान, बेलारूस और है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। क्या कह रहा है 33, इसे देखते हैं हम लोग। अंतरिक्ष मैत्री मिशन के अंतर्गत निम्नलिखित संस्थानों पर विचार कीजिए। भारत एवं ऑस्ट्रेलिया के बीच एक सहयोगात्मक पहल है जिसका उद्देश्य अंतरिक्ष मलबे की समस्या से निपटान और धारणीय अंतरिक्ष परिवेश को बढ़ावा देने से है। इस मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से ऑस्ट्रेलिया में एकीकृत ऑर्बिटल सर्विसिंग व्हीकल का प्रक्षेपण शामिल है। यह ऑस्ट्रेलिया सरकार द्वारा समर्थित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष निवेश ISI इंडिया प्रोजेक्ट का हिस्सा है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं, तो उपरोक्त कथनों में से 1 और 3 सही हैं, जबकि 2 सही नहीं है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक परिषद ECOSOC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संयुक्त राष्ट्र की एक 6 प्रमुख अंगों में से एक है। इसके सदस्यों का चयन महासभा द्वारा 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए किया जाता है। इसके द्वारा शांति स्थापना मिशनों या सैन्य हस्तक्षेपों का प्रबंधन किया जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1 और 2, 2 और 3, केवल 3। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर कथन सही हैं 1 और 2, यानी ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। क्या है 35, इसे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन हाल ही में समाचार पत्रों में रही न्यूरो राइट्स की अवधारणा का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? ChatGPT और जिमिनी जैसी नई पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों के संदर्भ में खुफिया जानकारी एवं प्रसंस्करण के लिए व्यक्तिगतों के अधिकारों की रक्षा करने पर केंद्रित है। यह संगठनात्मक समृद्धि प्रौद्योगिकियों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का दुरुपयोग को रोकने के लिए विनियमन से संबंधित है। यह चिकित्सा अनुसंधान हेतु सहमति के बिना मस्तिष्क डेटा प्रतिबंधित उपयोग करके वकालत करने पर केंद्रित है। यह मस्तिष्क कंप्यूटर एवं न्यूरो टेक्नोलॉजी जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों के संदर्भ व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा पर केंद्रित है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा सही है, तो मस्तिष्क कंप्यूटर इंटरफेस न्यूरो टेक्नोलॉजी से संबंधित है, यानी ऑप्शन डी ही हमारा यहाँ पर
सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। क्या है? BIOE3 बायो-E3 नीति के संदर्भ पर विचार कीजिए। क्या है? फंक्शन फूड स्मार्ट प्रोटीन, जलवायु अनुकूल कृषि, भविष्योन्मुखी समुद्री अनुसंधान, पेट्रोल बायोडीजल का सम्मिश्रण। तो ये तीन बातें बिल्कुल सही हैं, जबकि ये बायोडीजल से संबंधित नहीं है। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्या है 37? इसे देखते हैं। प्लास्टिक प्रदूषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में एवं नाइजीरिया प्लास्टिक प्रदूषणों में सबसे अधिक योगदान देने वाले 2 देश हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा ने हाल ही में वैश्विक स्तर पर एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक प्लास्टिक संधि विकसित की है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें, पहला कथन सही है, दूसरा कथन नहीं, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। क्या है 38? इसे देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य होते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA द्वारा प्रत्येक वर्ष गुप्त मतदान के माध्यम से सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्यों का चुनाव किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों में चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका शामिल हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये तीनों बातें बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। क्या है 39? निम्नलिखित देशों में कौन से कारक भारतीय मानसून के प्रमुख रूप से प्रभावित करते हैं? एल नीनो, ला लीना, हिंद महासागर में द्विध्रुव, हिमालय का हिमावरण, आर्कटिक हिम का पिघलना। तो भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले यदि हम बात करें तो ये सभी भारतीय मानसून को प्रभावित करते हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। पोलियो वायरस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा इसे वर्ष 2014 में इसे पोलियो मुक्त घोषित किया गया है। हाल ही में भारत की वैक्सीन व्युत्पन्न पोलियो वायरस VDBP पर मामला मिला है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। क्या है 41? उसे देखते हैं। जिंक आयरन बैटरियों से संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिंक आयन बैटरियां लिथियम आयन बैटरियों की कम लागत वाला एक सुरक्षित विकल्प है जो विभिन्न तापमान श्रेणियों में स्थिर प्रदर्शन करता है। लिथियम आयन बैटरियों के विपरीत जिंक आयन बैटरियां प्रचुर मात्रा में उपलब्ध सामग्रियों का उपयोग करती हैं, जिससे वे बृहद स्तर पर उत्पादन के लिए टिकाऊ बन जाती हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें, उपयुक्त कथनों में से ये दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। रुद्रम सेकंड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह DRDO द्वारा विकसित वायु से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। यह एक ठोस प्रणोदक विकिरण रोधी मिसाइल है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? रुद्रम सेकंड के बारे में यदि हम बात करें तो रुद्रम सेकंड यह DRDO द्वारा विकसित वायु से सतह पर मार करने वाली मिसाइल सही है। यह ठोस प्रणोदक रोधी मिसाइल है, ये भी सही है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। क्या है 43? उसे देखते हैं। कथन 1। खाद्य एवं सुरक्षा कृषि संगठन FAO विश्व वन स्थिति 2024 SOFO 2024 इस बात की प्रकाश डाला गया है कि वनों पर वनाग्नि और कीटों जैसे तनावों के संकट में वृद्धि हो रही है। जलवायु परिवर्तन का दीर्घकालिक सूखे की स्थिति रही है, जिसे अग्नि की तीव्रता और ईंधन की खपत में वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये दोनों कथन बिल्कुल सही हैं और एक की व्याख्या की जा रही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। किस पर? 44 पर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। केशवानंद भारतीय मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। सही है। प्रस्तावना न्यायोचित नहीं, इसमें प्रदान अधिकार परिवर्तनीय नहीं है। तो यदि हम बात करें इसमें प्रदान अधिकार परिवर्तनीय है या नहीं, इससे रिलेटेड बात बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45।
क्या कह रहा है, राज्य के नीति निदेशक तत्व डीपीएसपी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे आयरिश संविधान से प्रेरित हैं। राज्य के नीति निदेशक तत्व न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय हैं। इनका उद्देश्य भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही स्थापित कीजिए। तो यहाँ पे ये आयरिश संविधान से प्रेरित है, सही है। न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय है, नहीं, न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। भारत में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना है, ये सही है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। भारत में आपातकाल के प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के लिए राष्ट्रपति की लिखित स्वीकृति आवश्यक है। राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभावों में लोकसभा के कार्यकाल का विस्तार भी शामिल हो सकता है। तो ये दोनों बातें जो हैं, में कौन सी बात सही है, तो केवल दूसरी बात सही है, पहली बात सही, ये राष्ट्रपति की लिखित नहीं बल्कि मंत्रिपरिषद की लिखित सिफारिश पर ही शामिल होगा। दूसरा सही, पहला गलत, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। क्या है 47, उसे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के संदर्भ में अर्धसंघीय शब्द की सर्वोत्तम चित्रित करता है, जिसमें संगठनात्मक और एकात्मक दोनों प्रणालियों के तत्व सम्मिलित हैं, ठीक है, तथा आपातकाल के दौरान केंद्रीकरण की ओर झुकाव है। यह राज्यों को पूर्ण संप्रभुता और गारंटी प्रदान करता है, जिससे वे केंद्र सरकार में हस्तक्षेप के बिना स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकें। यह शक्तियों का एक पदानुक्रम स्थापित करता है, जहां संघ को सभी मामलों में राज्य के विधान पर अधिभावी प्राधिकार प्राप्त है। यह कुछ परिस्थितियों में राज्य के संघ से पृथक होने की संभावना को मान्यता देता है, बशर्ते संवैधानिक प्रक्रियाओं का पालन किया जाए। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, संघात्मक और एकात्मक प्रणालियां हैं, ये बात ही बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। क्या कह रहा है 48, पंचायती राज व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय प्रणाली की सिफारिश की थी। पंचायती राज संस्थाओं का उल्लेख समवर्ती सूची के अंतर्गत किया गया। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय बात की थी, सही है। पंचायती राज संस्थाओं का उल्लेख समवर्ती सूची में किया गया नहीं, पंचायती राज संस्थाओं का उल्लेख समवर्ती सूची में नहीं है, 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची का विषय है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारतीय संविधान 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 से संबंधित है। पंचायती राज संस्थाओं के लिए राज्य वित्त आयोग, जिला योजना समितियां, नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर यदि हम सही उत्तर के बारे में बात करें तो पंचायती राज संस्थाओं में राज्य वित्त आयोग, योजना समिति सही है। जिला योजना समितियां ये गलत है, ठीक है। नगर पालिकाओं, नगर 74वें संविधान संशोधन, ये भी गलत है। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर। क्या है 50, इसे देखते हैं। भारतीय में संसदीय विशेषाधिकारों को निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसदीय विशेषाधिकार संविधान के अंतर्गत संहिताबद्ध हैं। संसद में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता न्यायिक समीक्षा के अधीन है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, संविधान में संहिताबद्ध विशेषाधिकार हैं आर्टिकल अनुच्छेद 105 के अंतर्गत, ठीक है, और अनुच्छेद 194 के अंतर्गत राज्यसभा में, ठीक है। तो पहला कथन बिल्कुल गलत है, असंहिताबद्ध हैं। संसद में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता न्यायिक समीक्षा के अधीन है। संसद में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं है, तभी तो वो गरियाते हैं सबको, ठीक है। नेक्स्ट क्या है स्टेटमेंट, जरा देखते हैं। संसदीय विशेषाधिकारों के मामले में अध्यक्ष को अंतिम अधिकार प्राप्त है। विशेषाधिकारों के मामले में संसद में अधिकतम अधिकार हैं, ये सही है। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर। क्या है, दल बदल विरोधी कानून के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कानून संसद और राज्य विधानमंडल दोनों पर लागू होता है। निम्न नामांकित सदस्य को 10वीं अनुसूची के अंतर्गत अयोग्यता की छूट का प्राप्त है। यदि कोई सदस्य अपने दल की निर्देश के विपरीत मतदान से दूर रहता है तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर सही उत्तर अगर हम देखें तो पहला
पहला और तीसरा सही है, दूसरा यहाँ पर गलत है। और ऑप्शन में जाएंगे तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है देखते हैं। क्या है? राष्ट्रपति शासन राज्यपाल की सिफारिश पर लगाया जाता है, बिल्कुल सही। राष्ट्रपति शासन के लिए 6 महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों को अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है। तो 6 महीने के अंदर ऐसा इसे अधिकतम 3 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जाता है, ये कथन बिल्कुल गलत है। दूसरा, राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य विधानसभा निलंबित होती हैं लेकिन विघटित नहीं होती, ये बात बिल्कुल सही नहीं है। राष्ट्रपति शासन के दौरान परिस्थितियों के आधार पर राज्य विधानसभा निलंबित या विघटित की जा सकती है, यानी केवल एक सही है, ऑप्शन ए हमारा सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53। भारत में साम्यवादी सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केरल में 1957 में भारत में पहली लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित कम्युनिस्ट सरकार का गठन किया गया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1919 में चेन्नई में की गई थी। तो यहाँ पर यदि हम बात करें 1957 में इंडियन नेशनल कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना केरल में बनी थी, सरकार सही है। और अगर इसकी स्थापना के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 1925 में की गई थी, वो भी कानपुर में, ठीक है, 1925 में, और वो भी कानपुर में, ठीक। तो ये गलत है, ये सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर। क्या है 54, उसे देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इंडिया विंस फ्रीडम, रफीक जकारिया, गीतांजलि, रविन्द्रनाथ टैगोर। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नेहरूजी। तो यहाँ पे इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आजाद की है, किसकी है? मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक है। तो ये गलत है। गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर, पॉवर्टी दादा भाई नेहरू जी। कितने युग्म सही हैं? 2 युग्म सही हैं, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55। क्या कह रहा है 55? नमक सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वल्लभ भाई पटेल ने नमक सत्याग्रह के समर्थन करने के लिए बंबई में धरसना नामक कारखाने का नेतृत्व किया। इसकी शुरुआत गांधी ने 12 मार्च 30 में साबरमती से अरब सागर के किनारे दांडी शहर तक की थी। यह सत्याग्रह इरविन के कार्यकाल में हुआ था, लॉर्ड इरविन। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन कौन सी बातें सही हैं, तो 12 मार्च 1930 में गांधी द्वारा ये यात्रा की गई थी, ये बात बिल्कुल सही है। क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू किया था। 21 मई को कवियत्री सरोजनी नायडू बंबई से 150 किलोमीटर, किसने? सरोजनी नायडू ने किया था। किसने किया था? सरोजनी नायडू ने। तो ये गलत हो जाएगा। दूसरे के बारे में बात करें, सत्याग्रह इरविन के कार्यकाल में हुआ था, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर। क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संपूर्ण ब्रिटिश भारत में एक समान नमक कर लागू किया गया। सर रिचर्ड स्ट्रेची के नेतृत्व में प्रथम अकाल आयोग का गठन अकाल रहित कार्य के लिए किया गया। 1877 में दिल्ली में महारानी विक्टोरिया के भारत में महारानी घोषित किया गया, जो ब्रिटिश साम्राज्यवादी प्रभुत्व का प्रतीक था। अंग्रेजों ने अफगानिस्तान के शासक याकूब खान का नाम के साथ गंडमक की संधि की थी। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन कौन सी बातें सही हैं, तो ये सारी बातें मित्रों बिल्कुल लिटन से कार्यकाल में घटित हुई थी। ये सारी बातें सही हैं, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57। क्या है 57? निम्नलिखित कथन अधिकारों जानकारों पर विचार कीजिए। पोलीगर विद्रोह तमिलनाडु, कोट्टमन नायक, फराइजी विद्रोह पंजाब, गोमधर कुंवर, पाइका विद्रोह उड़ीसा, बक्सी जगबंधु विद्याधर, कूका विद्रोह महाराष्ट्र, भगत जवाहर मल। तो यहाँ पर बताना है कौन कौन से सही सुमेलित हैं। तो मित्रों यहाँ पर यदि हम बात करते हैं पोलीगर विद्रोह की, तो 1795 से 1805 में तिरुनेल्वेली, रामानाथ, शिवगिरी, मदुरई और आरकाट तमिलनाडु में हुआ था। तो पहली पंक्ति तो बिल्कुल सही है। दूसरी, फराइजी विद्रोह के बारे में यदि हम बात करें तो ये जो किया गया था फराइजी विद्रोह पूर्वी बंगाल में किया गया था, न कि पंजाब में किया था। कहाँ किया था? पूर्वी बंगाल में। तो ये गलत है। पाइका विद्रोह के बारे में बात करें तो पाइका विद्रोह का बक्सी जगबंधु विद्याधर द्वारा उड़ीसा में किया गया था, ये सही है। कूका विद्रोह के बारे में बात करें तो ये पंजाब का एक धार्मिक विद्रोह था, ठीक है। तो ये कहाँ पर था? पंजाब में। तो ये भी गलत है। कितने सही हैं? 2 सही हैं। तो ऑप्शन बी जो है हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम
1976 में निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। मूल कर्तव्यों को शामिल करना, प्रस्ताव में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष सम्मिलित करना, शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित करना। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन कौन सी बातें सही हैं, ये तीनों बातें क्या हैं, पूर्णतः सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59। क्या कह रहा है, संसद में निम्नलिखित प्रस्तावों युग्मों पर उद्देश्यों पर विचार कीजिए। निंदा प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव। ठीक है, बताना है निंदा, स्थगन और कटौती। ठीक, तो निंदा नीतियों के प्रति अस्वीकृति व्यक्त करना सही है। स्थगन तत्काल सार्वजनिक महत्व के मामले पर चर्चा करना सही है। कटौती प्रस्ताव बजट आवंटन में कटौती करना ये भी सही है। तो ये सभी युग्म क्या हैं, सही सुमेलित हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर। लोकसभा अध्यक्ष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्यता को मामले में अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। लोकसभा भंग होने के बाद भी अध्यक्ष तब तक अपने पद पर रहता है जब तक कि नया अध्यक्ष निर्वाचित न हो जाए। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संसद में संयुक्त बैठक की अनुमति देने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो यदि हम बात करें तो पहला कथन बिल्कुल सही है। तीसरे संयुक्त बैठक में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगा, इसका प्रावधान है, न कि इसका। ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। 108 में यदि हम बात करें तो संयुक्त बैठक का अधिकार संविधान में 108 में राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने का अधिकार दिया गया है। अध्यक्ष बैठक की अध्यक्षता करता है। ठीक है, तो कितने सही हैं, 1 और 2, यानी ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पर। किस पर, 61 पर। क्या है 61, इसे देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों पर विचार कीजिए। अखिल भारतीय संघ की स्थापना, संघीय संप्रभुता की प्राप्ति, स्वायत्तता, प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन, इसमें क्या कौन से कथन हैं। तो 1935 में अखिल भारतीय संघ की स्थापना, समति संप्रभुता के अधिकार, स्वायत्तता, ये भी सही है। प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन समाप्त किया गया था, ये गलत है। तो कितने सही हैं, 1 और 2 सही हैं, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पर। क्या है 62 पर, ये देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल संरचना सिद्धांत को सर्वोत्तम वर्णित करता है। संविधान संशोधन की न्यायिक समीक्षा की सम्मति करना, सीमित करना, संसद को बिना किसी प्रतिबंध के मूल अधिकारों को संशोधन करने की अनुमति, सुनिश्चित करना कि भारत में संविधान के कुछ मौलिक विशेषताओं पर संशोधन नहीं किया जा सकता, बेरुआरी नियम को यथावत रखा गया। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर। क्या कह रहा है 63, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूनाइटेड नेशंस वाटर कन्वेंशन, जिसे वर्ष 1992 में अपनाया गया था, जो वर्ष 1996 में लागू हुआ, विधिक रूप से बाध्यकारी समझौता है। इसमें शामिल सभी पक्षकारों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे सीमा पारीय जल क्षेत्रों को तर्कसंगत व न्याय संगत तरीके से उपयोग करेंगे और उसके स्थायी प्रबंधन को सुनिश्चित करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन कौन सी बातें सही हैं, तो पहला कथन जो है वो सही है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। कथन 2 क्या कह रहा है, कथन 2 देखते हैं। सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच के जल बंटवारे को नियंत्रित यूनाइटेड नेशंस फॉर वाटर कंजर्वेशन के अनुसार हस्ताक्षरित किया गया है। तो यूनाइटेड नेशन वाटर कंजर्वेशन के अनुसार हस्ताक्षरित नहीं किया गया है, विश्व बैंक द्वारा के हस्तक्षेप से किया गया है। किसके द्वारा, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक के द्वारा। कब, 1960 में। तो पहला गलत, दूसरा सही, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पर। क्या है 64, उसे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट सोफर से संबंधित सही है। यह लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट से में सही है। यह लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट अमेरिकी का प्रतिस्थापन है। यह सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट एसओएफआर और लिबोर की तुलना में ऋण लागत के लिए अधिक विश्वसनीय और बेंचमार्क माना जाता है। तो यहाँ पर देखें, ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क कोष अल्प विकसित
देशों के लिए कोष जलवायु परिवर्तन से को संबोधित करने हेतु विशेष कोष नगोया प्रोटोकॉल कार्यान्वयन कोष निम्नलिखित में से कौन सा कोष ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी के अंतर्गत निर्धारित सामूहिक कोष में भाग है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये सभी इसी के भाग हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 666 पर। ठीक है, क्या है जरा देखते हैं। भारत में मगरमच्छों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उड़ीसा के भीतर कनका राष्ट्रीय उद्यान में मगरमच्छ संरक्षण परियोजना 1975 में शुरू की गई। घड़ियाल एक खारे पानी का मगरमच्छ है जो अंडमान और निकोबार, सुंदरबन और बंगाल की खाड़ी में पाया जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं, तो यहाँ पर पहला कथन ही सही है, दूसरा कथन गलत है। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पर। राष्ट्रीय फोरेंसिक अवसंरचना संवर्धन में योजना से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है जरा इसे देखते हैं। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित है। ये बात बिल्कुल गलत है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित नहीं है, यह गृह मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित है। दूसरा, केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना फोरेंसिक मामलों को कम करता है। ये बात बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन बी है, और ये होम अफेयर से है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, गृह मंत्रालय। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68। पेंच राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार 3 राज्यों महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में है। यह राष्ट्रीय यूनेस्को को मैन एंड द बायोस्फीयर रिजर्व के अधिसूचित है। नर्मदा नदी इस राष्ट्रीय उद्यान से होकर प्रवाहित होती है। तो यहाँ पर यदि बात करें इसमें कौन सा सही है, इसमें एक भी सही नहीं है, ऑप्शन डी। क्योंकि अगर हम पेंच राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करें तो यह राष्ट्रीय उद्यान मध्य भारतीय क्षेत्र महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में है, न कि उड़ीसा और न कि छत्तीसगढ़ में। ठीक है, दूसरा, इससे होकर पेंच राष्ट्रीय मैन बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा नहीं है। ठीक है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान में वनाग्नि का शीघ्र पता लगाने के लिए AI तकनीक का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पर। क्या है 69, देखते हैं। भारत निम्नलिखित निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय जिस हाल ही में जलवायु परिवर्तन के कारण अपने मूल रहवास को छोड़ने वाला पहला समुदाय बन गया है? कोलंबिया, सेरा नेवेदा, कोगी, पनामा, गार्डी, सुदबुद, गुना में न्यूजीलैंड का मायोरी। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन खोल रहा है? पनामा के गार्डी, सुगदुब के गुना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70। कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स CPPI 2023 में निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा जारी किया गया? अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, फिंच रेटिंग, व्यापार विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन और मूडीज, विश्व आर्थिक मंच और स्टैंडर्ड चार्टर बैंक, विश्व बैंक और ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो यह है ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पर। क्या है 71, उसे देखते हैं। आर्टेमिस समझौते से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बाह्य अंतरिक्ष संधि 1867 पर आधारित नासा का एक बाध्यकारी समझौता है। भारत इस समझौते पर हस्ताक्षर करता नहीं है। इसमें चंद्रमा, मंगल, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रहों सहित बाह्य अंतरिक्ष का नागरिक अन्वेषण, शांतिपूर्ण उपयोग शामिल होगा। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा कथन सही है? केवल तीसरा कथन सही है, ये दोनों कथन गलत हैं। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही? भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से कौन सा कथन सही है? यह संसद की सर्वोच्चता पर स्थापित है। संसद की सर्वोच्चता संशोधन प्रक्रिया में अनम्यता और नम्यता के बीच समन्वय सुनिश्चित किया गया है। ब्रिटिश मॉडल से प्रेरित संसदीय प्रणाली को शामिल किया गया है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें संसद में सर्वोच्चता स्थापित है तो यह एक बात गलत है। संसद की सर्वोच्चता नहीं, भारतीय संविधान के विपरीत संसदीय संप्रभुता स्थापित करता है। भारतीय संविधान संवैधानिक सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है, संसद की सब नहीं। बल्कि ये दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पर। किस पर? 73 पर। क्या कह रहा है 73? भारतीय संविधान में रिट संबंधी प्रावधान पर विचार कीजिए। बंदी प्रत्यक्षीकरण गैर कानूनी हिरासत की सुरक्षा के लिए जारी किया जाता है। सार्वजनिक कर्तव्यों का पालन करने के लिए निजी व्यक्तियों के विरुद्ध परमादेश जारी किया जा सकता है। उत्प्रेषण रिट निचली अदालतों या न्यायाधिकरणों के द्वारा अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर पारित आदेशों में रद्द किए जाने पर बात की जाती है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें
तो ये सारी बातें क्या होंगी, सही होंगी, केवल ये बात गलत होगी, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74। क्या कह रहा है 74? केंद्र राज्य संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संघ संसद द्वारा बनाए गए कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए राज्यों को निर्देश दे सकता है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकते हैं। भारत में अवशिष्ट शक्तियां केंद्रीय मंत्रिमंडल में निहित हैं। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो उपरोक्त में से यदि हम बात करें, भारत में अवशिष्ट शक्तियां केंद्रीय मंत्रिमंडल में निहित नहीं है, केंद्र में के पास हैं और संसद के पास होंगी, तो ये दोनों बातें सही हैं, ये बात गलत है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पर। भारत में अधिकरणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अधिकरणों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से संविधान में शामिल किया गया है। ठीक है, ये कथन बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 323A विशेष प्रशासनिक अधिकरणों से संबंधित सही है। न्यायाधिकरण उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अधीन है, नहीं, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से अधीन है। यानी ऑप्शन में अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पर। किस पर मित्रों? 76 पर। क्या है 76? इसे देखते हैं। भारतीय संविधान के तहत अनुसूचित जनजातियों क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 5वीं अनुसूची सभी राज्यों अनुसूचित क्षेत्रों को प्रशासन पर लागू होती है। ठीक है, ये बात गलत है, ऐसा नहीं है, सभी राज्यों पर। 6ठी अनुसूची त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान करती है, ये सही है। अनुसूचित प्रशासन 244 प्रावधानों द्वारा शामिल है, ये भी सही है। ऑप्शन बी हमारा जो है वो सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77। क्या है? लोकसभा में विपक्ष का नेता, लोकसभा अध्यक्ष, भारत में मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश, प्रधानमंत्री द्वारा नामित प्रख्यात विधिवेत्ता, उपरोक्त में से कौन लेखपाल की नियुक्ति के लिए चयन समिति का हिस्सा है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो पहला और दूसरा सही है, तीसरा चौथा नहीं है। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78। संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संघ की राजभाषा से संबंधित है? 43, 56, 95 और 371। तो यहाँ पर यदि हम बात करें 343 से 351 तक राजभाषा से संबंधित बात की गई है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79। भारतीय संसदीय समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोक लेखा समिति पीएसी नियंत्रक का परीक्षक सीएजी को लेखा परीक्षा रिपोर्ट की जांच करती है। प्रकलन समिति में केवल लोकसभा के से 30 सदस्य होते हैं। संसदीय समितियों का कार्यकाल लोकसभा के कार्यकाल के अनुरूप होता है। कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर कथन 1 और 2 सही है, तीसरा सही नहीं है। ऑप्शन बी हमारा होगा सही। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पर। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पदमुक्त करने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी न्यायाधीश को पदमुक्त करने का आधार सिद्ध कदाचार और या अक्षमता है। निष्कासन का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों के में विशेष बहुमत से तथा उसी सत्र में उपस्थित और मतदान करने वाले सदन के कम से कम 2/3 सदस्यों के बहुमत से पारित होना चाहिए। राष्ट्रपति सिद्ध कदाचार के मामलों में संसदीय अनुमोदन के बिना भी किसी न्यायाधीश को पदमुक्त कर सकते हैं। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन कौन से कथन सही हैं, पहला और दूसरा सही है, तीसरा कथन सही नहीं है, राष्ट्रपति उसे पदमुक्त नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पर। क्या है क्वेश्चन नंबर 81? भारत में शास्त्रीय भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत सरकार ने 2004 में शास्त्रीय भाषाओं की श्रेणी शुरू की और पद नाम के लिए मानदंड स्थापित किया। देवनागरी लिखी गई हिंदी वर्ष 1949 में भारतीय राष्ट्रीय भाषा घोषित की गई। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में मराठी, पाली, संस्कृत और असमिया बंगाली और अक्टूबर 2024 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो दूसरा कथन गलत है, बल्कि ये दोनों कथन सही हैं। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पर। क्या है 82? उसे देखते हैं। भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग अर्ध न्यायिक निकाय है जिसका गठन राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5वें वर्ष या उससे पहले किया जाता है। ये बात बिल्कुल सही होनी चाहिए। दूसरी बात,
पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिए राज्य की समेकित निधि वृद्धि करने वित्त आयोग के नगर पालिकाओं के संबंध में नहीं है, ये बात गलत है। 16वें वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत इसके अध्यक्ष एन.के. सिंह हैं, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, तीसरी ये भी सही नहीं है क्योंकि इसकी 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया हैं। कौन है? अरविंद पनगड़िया। ठीक है, नेक्स्ट इसके ऑप्शन देखते हैं। ठीक, वित्त आयोग केंद्र और राज्यों के बीच सिफारिश करता है, ये बात बिल्कुल सही, यानी 1 और 4 सही है। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पर। क्या है 83? देखते हैं। भारतीय क्षेत्रीय परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के संवैधानिक प्रावधानों के तहत की जाती है। इट्स ओके। भारत के गृह मंत्री सभी क्षेत्रीय परिषदों के पदेन अध्यक्ष होते हैं। ओके। वे प्रचार विमर्श करने वाले निकाय हैं और सदस्य राज्यों के निर्णय के लिए बाध्य नहीं कर सकते। पूर्वोत्तर परिषद के सदन पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत पारित है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना 263 के अंदर की गई थी, ये बात गलत है। इसकी स्थापना 1956 में नहीं, संवैधानिक निकाय नहीं बल्कि वैधानिक निकाय है। ठीक है, संवैधानिक निकाय नहीं है, वैधानिक निकाय है, तो ये गलत हो जाएगा। गृह मंत्री होते हैं, ये बात सही हो जाएगी। ठीक है, राज्य विचार विमर्श करते हैं, ये बात सही है। पूर्वोत्तर अधिनियम 1956 ये भी गलत है, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? प्रधानमंत्री सभी परिस्थितियों में लोकपाल अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया है, ये बात बिल्कुल गलत है। लोकपाल में कम से कम 50% अनुसूचित जाति जनजाति, ये बात सही है। लोकपाल लोक सेवकों के विरुद्ध मुकदमा चलाने की अनुमति देने का अधिकार है, ये भी सही है। इस अधिनियम में सरकार द्वारा वित्त पोषित संस्थाएं शामिल है लेकिन सहायता प्राप्त संस्थाएं इससे बाहर। ये 2, 3, 4 सही है। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85। क्या कह रहा है 85? इसे देखते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम NHRC के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। NHRC पीड़ितों की सिफारिश कर सकता है लेकिन निर्णय लागू नहीं कर सकता। इट्स ओके, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, दूसरा, भारत सेवानिवृत्त न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायाधीश NHRC का अध्यक्ष कर सकते हैं, ये दोनों बातें सही है। NHRC सशस्त्र बलों के मानवाधिकार जांच का अधिकार है नहीं, उसकी जांच का अधिकार नहीं है। NHRC सिफारिश राज्य सरकारों के लिए बाध्यकारी हैं, बाध्यकारी तो कुछ नहीं है इसमें, ये भी गलत है। तो 1, 2 यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पर। सरकारी आयोग सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें संविधान अनुच्छेद 263 के तहत एक स्थायी अंतर राज्य परिषद की प्रस्ताव रखा गया है। इसमें संघ के सभी अवशिष्ट शक्तियां राज्यों को हस्तांतरित करने की सिफारिश है। आयोग ने IAS, IPS जैसी अखिल भारतीय सेवाओं को मजबूत करने का समर्थन किया। इसमें सिफारिश की गई कि राष्ट्रपति को राज्य विधेयक पर सहमति न देते समय कारण अवश्य बताना चाहिए। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ये सारी बातें बिल्कुल सही हैं सिवाय इसके, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन एवं पदच्युत होने पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपराष्ट्रपति क्या कह रहा है? उपराष्ट्रपति निर्वाचन संसद के दोनों सदनों से सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रणाली के माध्यम से किया जाता है, ये कथन बिल्कुल सही है। उपराष्ट्रपति के पदच्युत करने के लिए राज्यसभा के बहुमत प्रस्ताव पारित होने और लोकसभा द्वारा सहमति हो, ये भी बात बिल्कुल सही है। ठीक है, 2 बातें तो सही हो गई। आगे क्या दिया गया है? आगे है राष्ट्रपति त्यागपत्र के राष्ट्रपति को देता है। जब राष्ट्रपति त्यागपत्र के कारण राष्ट्रपति पद रिक्त हो जाता है, उपराष्ट्रपति कर्तव्यों का निर्वहन करता है, ये बात सही है। तीनों बातें सही हैं, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88। ठीक है, क्या कह रहा है 88? इसे देखते हैं। भारत में राज्यपाल की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यपाल के पास कुछ विधेयकों की राष्ट्रपति के विचारार्थ रखने का विवेकाधीन शक्तियां हैं, सही है। राज्यपाल पूर्णतः अपने विवेक और राज्य विधानमंडल के आहूत विकसित कर सकता है, सही है। त्रिशंकु विधानसभा की राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग करता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राष्ट्रपति के लिए रखता है वो,
ठीक है, अनुच्छेद 174 के अंतर्गत पूर्णतः विवेक राज्य विधानमंडल आहूत विघटित, ये बात बिल्कुल गलत है। त्रिशंकु से संबंधित ये शक्ति बिल्कुल सही है, यानी पेक और 3 सही है, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पर। क्या कह रहा है, मंत्रिपरिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संवैधानिक रूप से मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा के कुल सदस्य संख्या का 15% निर्धारित है। मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह बाध्यकारी होती है, लेकिन राष्ट्रपति उस पर पुनर्विचार की मांग कर सकते हैं। लोकसभा के विघटित होने पर मंत्रिपरिषद का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। कोई व्यक्ति संसद के सदस्य बिना 6 महीने तक मंत्री पद धारण कर सकता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो लोकसभा विघटित होने पर मंत्रिपरिषद का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, ये बात सही नहीं है। ये दोनों बिल्कुल सही चारों हैं, तो 1, 2 और 4 यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। तीसरा इसमें शामिल नहीं होगा क्योंकि विघटित नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पर। ब्रिटिश भारत में स्थायी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया तो कॉर्नवालिस बंगाल के गवर्नर जनरल थे, सही है। रैयतवाड़ी व्यवस्था बॉम्बे के दक्कन क्षेत्र में शुरू की गई थी, ये भी बात बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91। क्या है 91, देखते हैं। संथाल विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विद्रोह में बंगाल और वीरभूमि में कुछ क्षेत्रों में संपृथक करके संथाल सरपरगना का निर्माण किया गया है। सिद्धू और कानू जमींदारों में सामूहिक और अनुवांशिक औपनिवेशिक राज्यों के खिलाफ संथाल विद्रोह के प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे। पहला और केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये कौन से हैं, ये दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कांग्रेस के अधिवेशन और उसके परिणाम हैं। ठीक है, देखते हैं। 1907 कांग्रेस नरमपंथियों और गरमपंथियों के बीच विभाजन, ये बिल्कुल सही है। सूरत अधिवेशन में ऐसा ही हुआ था। कलकत्ता अधिवेशन, पूर्ण स्वराज की संकल्पना 1928। तो पूर्ण स्वराज की संकल्पना नेहरू ने कलकत्ता के अधिवेशन में चर्चा हुई थी और इसे अपनाया गया था। कब? कराची अधिवेशन में। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका मद्रास 1914 लखनऊ समझौता। मद्रास अधिवेशन 1914 और उसका परिणाम लखनऊ समझौता, तो ये भी सही सुमेलित नहीं है। 1916 में लखनऊ में हुआ था और उससे लखनऊ समझौता हुआ था, ये भी गलत है। केवल एक सही है, तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पर। क्या है 93, देखते हैं। निम्नलिखित संगठन है और नेतृत्वकर्ता। मद्रास महाजन सभा। तो मद्रास महाजन सभा की अगर हम बात करें तो एम वी राघवाचार्य सही है। बॉम्बे प्रेसिडेंसियन सर सैयद बदरुद्दीन तैयब जी सही है। भारतीय राष्ट्रीय संघ आनंद मोहन बोस सही है। तो ये तीनों सही हैं, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94। क्या है औपनिवेशिक भारत में क्रांतिकारी षड्यंत्र के मामलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्रिटिश सरकार ने एम.एन. रॉय, एस.ए. डांगे और मुजफ्फर अहमद जैसे उभरते कम्युनिस्ट नेताओं को दमन के लिए 1924 में कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र का केस आरंभ किया, ये बात बिल्कुल सही। 1925 में काकोरी षड्यंत्र मामले में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की, ट्रेन लूटी गई। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन कौन सी बातें सही हैं, तो ब्रिटिश कानपुर बोल्शेविक नेताओं में ये बात बिल्कुल सही है। 1925 में काकोरी षड्यंत्र जो लगाया गया था तो उसमें चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में था, लेकिन HRA था, HSRA नहीं था। तो ये कथन गलत हो जाएगा, केवल एक सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95। असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असहयोग आंदोलन को औपनिवेशिक रूप से दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में मंजूरी दी गई। दूसरा, यह आंदोलन केवल विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के केंद्रित था और इसमें राजनीतिक और आर्थिक उपाय शामिल नहीं थे। तो यहाँ पर यदि हम बात करें इसमें राजनीतिक आर्थिक उपाय शामिल थे, तो ये कथन गलत हो जाएगा। पहला कथन सही, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पर। क्या है 96, जरा उसको देखते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है 96, जरा उसे देखें। युग्म बताने हैं और सही बताना है।
ली आयोग 1923 एक संवैधानिक लोक सेवा आयोग है और इसमें सिफारिश की थी, बिल्कुल सही है। ली कमीशन से यूपीएससी बना था। सैडलर समिति द्वैत शासन की आलोचना, लोकतांत्रिक सुधारों का आह्वान लिए सैडलर आयोग एक आधिकारिक तौर पर कलकत्ता विश्वविद्यालय का आयोग कहा जाता है। और शिक्षा प्रणाली पर बात की गई थी, किस पर? एजुकेशन पर, तो ये गलत। लिनलिथगो बसु बेहतर पशु प्रजनन समेत भारत में कृषि अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए उपाय किए गए थे। लिनलिथगो रॉयल कमीशन, ये बात बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन में 2 सही है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97 पर। क्या है? समाचार पत्र और संपादक, इंडियन मिरर, द बंगाली, वॉइस ऑफ इंडिया, अमृत बाजार पत्रिका। तो यहाँ पर देखते हैं द बंगाली, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बिल्कुल सही। ठीक है। इंडियन वॉइस ऑफ इंडिया, दादा भाई नेहरू जी, बंबई लंदन में स्थापित किया था, सही है। अमृत बाजार पत्रिका, शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष थे, बाल गंगाधर तिलक नहीं थे, ये गलत है। ठीक है। और दूसरा, इंडियन मिरर की स्थापना 1870 में छत्र सेन ने की थी, ठीक है, न कि जेपी वर्मा ने, ये भी गलत। तो 2 सही, यानी ऑप्शन बी है। ये थे छत्र सेन और ये है शिशिर कुमार घोष। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98। निम्नलिखित व्यक्तियों पर विचार कीजिए। शहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल, गुरबख्श सिंह ढिल्लन, ये थे वो जिनके लाल किले पर जिनके विरुद्ध मुकदमा चलाया गया था, आजाद हिंद फौज के सैनिक। तो जरा देखते हैं क्या है। उपरोक्त व्यक्तियों में से 1945 में रेड फोर्ट में आईएनए का मुकदमा चलाया गया, तो इन तीनों पर ही मुकदमा चला था, ये बात बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99। क्या है? वांडीवासी युद्ध फ्रांसीसियों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। चिलियावाला का युद्ध मीर जाफर और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। बक्सर का युद्ध निजाम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। तो यहां पर बताना है कौन कौन से सही है। तो पहला तो यहां पर बिल्कुल सही है, चिलियावाला मीर जाफर के बीच नहीं, न रॉबर्ट क्लाइव थे, ये बिल्कुल गलत है। बक्सर का युद्ध भी निजाम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच नहीं था, ये भी गलत है। तो केवल 2 सही, 1 सही है, यानी ऑप्शन ए। चिलियावाला युद्ध के बारे में बात करें तो एंग्लो और सिख वार था, सेकेंड एंग्लो और सिख वार था। जबकि बक्सर का युद्ध हम बात करते हैं तो मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध का था। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इन्हें एक ईश्वरवाद के प्रचार के लिए 1814 में आत्मसभा की स्थापना की, ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है इनकी। इन्होंने एक ईश्वर में विश्वास की धारणा के लिए 1809 में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट्स नामक पुस्तक प्रतिपादित की। ये दोनों बातें सही है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। तो इस तरह मित्रों आज हम लोगों ने दृष्टि आईएएस संस्थान का मॉडल टेस्ट संख्या 7 सॉल्व किया, जो कि जीएस बेस्ड था और ये सब्जेक्ट हिस्ट्री और पॉलिटी पर बेस्ड था, और हिस्ट्री भी मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री थी। ठीक है, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों को बताइए। जय हिंद।